Good evening, students. Today we are going to study a new topic, cell division. First of all, जो सेल डिवीज़न है उसकी बात करें तो सेल डिवीज़न जो है इट इज़ मोड ऑफ सेल रिप्रोडक्शन, यानी सेल डिवीज़न जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन का एक मोड है, रिप्रोडक्शन करने का एक प्रोसेस था। इस सेल डिवीज़न के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो था रुडोल्फ विर्चो। मैंने सेल के इनिशियल में आपको बताया था सेल थ्योरी के अंदर रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी थी सेल लाइनेज थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी बेटा? सेल लाइनेज थ्योरी थी। और इस सेल लाइनेज थ्योरी को इस रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। इसकी एक बुक थी, फेमस बुक थी, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इस ओमनिस सेलुला ई सेलुला बुक में इसने एक थ्योरी दी थी, सेल लाइनेज थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था न्यू सेल्स आर formed from pre-existing cells। ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चो ने ओमिनिस सेलुला ई सेलुला में ये बात बता दी थी कि न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ओल्ड सेल्स या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी बात को, इसी पॉइंट को इसने नेम दिया था सेल लाइनेज थ्योरी। और रुडोल्फ विर्चो जो था वो रियल में ये प्रूव नहीं कर पाया, इस थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाया, बट उसने जो थ्योरी है वो दे दी थी कि भाई न्यू सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन किस टाइप से होती है। तो ये जो प्रोसेस था, यानी न्यू सेल्स की फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है बाय सेल डिवीजन मेथड, यानी सेल के डिवीज़न से ही न्यू सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है। बट इस बात को रुडोल्फ विर्चो जो है वो प्रूव नहीं कर पाया था। चलो उसके बाद बात करते हैं कि ये जो सेल डिवीज़न है वो कितने टाइप का होगा, हाउ मेनी टाइप्स, या टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, देखो सेल डिवीज़न की बात करें तो जनरली अपने 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट डिवीज़न जो लेंगे, फर्स्ट टाइप जो लेंगे वो लेंगे मिटोसिस या मिटोसिस जो सेल डिवीज़न है। सेकंड जो लेंगे अपने वो लेंगे मियोसिस। और थर्ड जो डिस्कशन करने वाले हैं बेटा अपने वो करेंगे अपने एमिटोसिस। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के सेल डिवीज़न जो है वो ब्रॉडली अपने डिस्कशन कर रहे हैं। देखो मिटोसिस, माइटोसिस और एमाइटोसिस में पार्शियल डिफरेंस क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सपोज दैट आपके पास कोई सेल है ये, और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 2n = इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, यानी इसके अंदर आप बोल सकते हैं 4, या यूँ मान लें कि 2 पेयर क्रोमोसोम इसके अंदर अपने को मिल रहे हैं। तो ये 2 पेयर क्रोमोसोम वाली सेल मिटोसिस डिवीज़न करे, ये फर्स्ट टाइप का डिवीज़न करे, तो ये क्या करेगी, इससे जनरली 2 सेल प्रोड्यूस होगी। ईच सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 4 रहेंगे। कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। दूसरा, यानी इसके अंदर 2n = 4, 2n = 4 ही कंडीशन रहेंगी। कितनी सेल बन गई? 2 सेल्स बन गई। तो कहने का मतलब मिटोसिस ऐसा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये डॉटर सेल है, ये पेरेंटल सेल है। तो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंटल सेल के इक्वली रहते हैं, या ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ डिवीजन देयर आर नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फ्रॉम देयर पेरेंटल सेल। सपोज दैट यही सेल अपने मियोसिस डिवीजन करती है, ये सेकेंड टाइप का डिवीजन करती है, ये फर्स्ट लिख दिया मैंने मिटोसिस। ठीक है, ये डिवीजन मियोसिस डिवीजन करती है। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन करती है, तो ये कह रहा है कि इससे जो सेल प्रोड्यूस होती है जनरली इससे 4 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। कितनी प्रोड्यूस होती है बेटा?
ये मियोसिस जो है वो फर्स्ट सेकंड 2 स्टेप में होता है, इस वजह से आप इसको 4 में काउंट करते हैं। बट आप यूँ मान लें कि इससे जो सेल्स प्रोड्यूस होगी, चाहे 2 प्रोड्यूस हो चाहे 4 प्रोड्यूस हो, 2 भी प्रोड्यूस होती, सपोज दैट पहले अपने 2 ही लेके चलते हैं, कुछ बच्चों के माइंड में आ गई सर 4 हो गया इसलिए ऐसा हो गया, 2 प्रोड्यूस होती तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो जाते, 2 हो जाते, यानी 2n कंडीशन जो है वो तो खत्म हो गई। इसके अंदर कंडीशन कौन सी आ गई, n वाली कंडीशन आ गई, n इज इक्वल टू 2 हो गए। अब आप बोलोगे सर 2n इज इक्वल टू 4 है तो n इज इक्वल टू तो वैसे भी कितने होते हैं, n होते हैं, नहीं, यहाँ कंडीशन ये है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, 2 है, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, 4 है, यानी ये तो डिप्लॉयड रहेगी, और जबकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग दिस डिवीजन जो है वो हाफ हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन, यानी n की सिचुएशन इसको बोला जाता है। और इसके अंदर ही 2n की कंडीशन तो क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई, सिर्फ n की सिचुएशन रहेगी जिसके इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो ये आपके सेकेंड टाइप का डिवीजन जो है वो मियोसिस हुआ। आप ये कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन देयर आर चेंज इन क्रोमोजोम नंबर एंड क्रोमोजोम विल बी हाफ इन डॉटर सेल्स एज कम्पेयर टू देयर पेरेंटल सेल। और ए मिटोसिस में ये कह रहा है कि ये लोअर स्टैंडर्ड के जो ऑर्गेनिजम्स है, लाइकवाइज बैक्टीरिया जो है उनके अंदर अपने को मिलता है, जिसमें ड्यूरिंग डिवीजन जो है वो क्रोमोजोम की फॉर्मेशन ही नहीं होती, यानी ए मिटोसिस के अंदर देयर आर नो पार्टिसिपेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, ओनली डीएनए मॉलिक्यूल गेट हाफ या डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो ए मिटोसिस में जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उससे क्रोमोजोम की फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती, सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल ही क्या हो जाता है, डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके कुछ बेसिक सा कि भाई कौन सा डिवीजन जो है वो कौन कौन से टाइप के हैं, सेल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले कहाँ से आया, तो ये बातें अपने डिस्कशन भाई इसके अंदर की। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा, फर्स्ट डिवीजन जो लेके चल रहे हैं अपने मिटोसिस, मिटोसिस डिवीजन जो है उसकी बात अपने कर रहे हैं। मिटोसिस में ये कह रहा है कि मिटोसिस जो है फर्स्ट स्टडीड बाय स्ट्रॉसबर्गर, फर्स्ट स्टडीड बाय स्ट्रॉसबर्गर एंड मिटोसिस नेम जो है नेम गिवन बाय फ्लेमिंग। नेम तो फ्लेमिंग ने दिया, और जो स्टडी किया था सबसे पहले वो किसने किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। देखो इस मिटोसिस में क्या होता है कि मिटोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स का प्रोडक्शन कौन करेगा, मिटोसिस करेगा। इसके अलावा बात करें विच आर सिमिलर टू मदर सेल्स, यानी जो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स होगी विच आर सिमिलर टू मदर सेल, यानी मदर सेल के सिमिलर होगी, और जो जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम में किसी भी टाइप का कोई चेंज अपने को नहीं मिल रहा। फिर ये कह रहा है कि इस मिटोसिस के रीज़न क्या है, मिटोसिस डिवीजन जो है वो क्यों हुआ, तो कॉज ऑफ मिटोसिस के कॉजेज़ की बात करें तो इसमें से कुछ कॉजेज़ है, जिसमें से एक कॉज है आपके, एक रीज़न है, वो है कर्न प्लाज्म थ्योरी का। बेटा ये कर्न प्लाज्म थ्योरी जो है, इस थ्योरी को देने वाला साइंटिस्ट था आपका हर्टविंग जो साइंटिस्ट था, हर्टविंग ने ये थ्योरी जो है कर्न प्लाज्म थ्योरी जो है वो दी थी। कर्न प्लाज्म थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये कह रही थी ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स
यानी KI ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ सेल स्टार्ट डिवीजन। देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में जो डिस्टर्बेंस होगा उसकी वजह से जो सेल डिवीज़न है वो होता है, या मिटोसिस डिवीज़न जो है वो होता है। ये बात आपके कौन कह रही थी? कर्न प्लाज्म थ्योरी जो है वो कह रही थी। कर्न प्लाज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग KI जो है, KI होता क्या है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो कैसे निकाल सकते हो आप लोग? ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है, इसका जो रेशियो है उसी को आप बोलते हैं KI। क्या बोलते हैं बेटा? KI बोलते हैं। यानी वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम माइनस में न्यूक्लियस का वॉल्यूम कर दोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो आ जाएगा। अब मान लो किसी सेल की KI वैल्यू जो है, सपोज दैट KI जो है वो हाई रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो सेल डिवीज़न जो है नहीं होने वाला। और बाई चांस किसी सेल की KI वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो सेल जो है वो स्टार्ट मिटोसिस डिवीज़न। यानी सेल क्या करेगी? मिटोसिस डिवीज़न जो है वो करना स्टार्ट कर देगी। कब? जब KI की वैल्यू क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। ऐसा क्यों होता है? आप एक बार इसका एक एग्जांपल के तौर पे देखें। सपोज दैट अपने पास कोई सेल है, मैं इधर लिख रहा हूँ। इस सेल का साइज था ये, और इसमें न्यूक्लियस का साइज था ये, ठीक है। आपने कहा कि सर इसके वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10 ml है, और वॉल्यूम ऑफ सेल जो है, साइटोप्लाज्म जो है, वो अपने को मिल रहा है टोटल 20 ml, ठीक है। अब 20 ml तो ये मिल रहा है अपने को। देखें भाई, ये सेल थी जिसमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 ml बताया, और VC जो था टोटल वो आपने कहा कि सिर्फ 20 ml है। और एक सेल आपके पास ऐसी है जिसके अंदर VN जो है वो आपके है 5 ml, और VC जो है वो 20 ml है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप इसका KI निकालोगे तो आप बोलोगे सर 10 अपॉन में 20 माइनस 10, यानी ये हो जाएगा 10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी KI वैल्यू इस सेल की, A वाले की, ठीक है। और इस वाली में देखा जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, KI वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? 5 अपॉन में 20 माइनस 5, यानी ये आ जाएगी KI वैल्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन में 15, यानी इसकी वैल्यू आएगी लेस, यानी इसकी तो आएगी 1/3 और इसकी वैल्यू आ रही थी 1, यानी इसकी 33 के अप्रोक्स वैल्यू जो है वो आ रही है 0.33। तो ऐसी सिचुएशन में KI कम किसका हुआ? इसका। B सेल का KI लेस है और A वाले का जो KI वैल्यू है वो ज़्यादा है। अब ये कह रहा है कि इसमें से डिवाइड करेगी तो कौन सी सेल डिवाइड करेगी? B वाली करेगी। अब ये तो KI के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया, बट बेटा यहाँ देखने वाली बात ये है कि इस सेल में और इस सेल में डिफरेंस क्या दिख रहा है। देखो आप लोगों ने कहीं कहा था कि सर न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोलर होता है। क्या होता है बेटा? सेल का कंट्रोलर होता है। देखो इसमें बड़ा न्यूक्लियस है, इसका मतलब, या इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब ये पूरी सेल की एक्टिविटी को प्रॉपरली कंट्रोल कर लेगा। और यहाँ न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो कम है, इस वजह से ये सेल की प्रॉपर एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब इसकी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होगी तो ये सेल डिवाइड हो जाएगी, और इसकी एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी तो ये डिवीजन नहीं करेगी। तो ये कर्न प्लाज्म थ्योरी जो थी वो यही कह रही थी कि जिस सेल के अंदर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है उसका रेशियो यदि डिस्टर्ब हो जाता है, ये रेशियो कम हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में सेल डिवाइड करेगी, और जिन सेल्स का KI वैल्यू डिक्रीज नहीं होता वो डिवीज़न नहीं करेगी। ये बातें थी आपके KI वैल्यू या कर्न प्लाज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। फिर अपने सेकंड जो थ्योरी है वो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है वो अपने डिस्कशन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा, सेकंड जो थ्योरी है मिटोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए,
वो आपकी है सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है उसका रेशियो जो है डिस्टर्ब हो जाए तो सेल जो है वो डिवीज़न करेगी। सपोज दैट अपने कि ये कह रहा है कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो और वॉल्यूम जो है वो कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में सेल जो है वो डिवीज़न नहीं करेगी, सेल जो है वो स्टेबल रहेगी। ठीक है। और यदि वॉल्यूम कम हो जाए, यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो कम हो जाए, अब ये इसमें क्या है कि ज़्यादा का मीनिंग ये है कि रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, रेशियो जो है इनका, रेशियो जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में तो सेल स्टेबल रहेगी, और ये रेशियो कम हो गया, लो हो गया, तो क्या हो जाएगी, तो सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी। रेशियो क्या हो जाए, लो हो जाए, कम हो जाए तो डिवीजन करेगी। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका रीजन पहले ये बता रहा है अपने को। मान लो ये कोई आपके पास, सपोज दैट ये सेल है, ऐसी रेक्टेंगुलर टाइप की मैं सेल ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे बेटा। इस टाइप की अपने पास ये कोई सेल, ठीक है। इस सेल का आप पहले तो सरफेस एरिया बताएं कैसे निकालते हैं। सरफेस एरिया, ये सपोज दैट इसकी वन 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 की बात कर रहे हैं, चारों डायरेक्शन जो है वन वन है, तो आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे कि सर 1 × 1 × 6 सरफेस है, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 6। ठीक है। और इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम निकालने का क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, यानी 1 × 1 × 1 = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस सेल के लिए सरफेस वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो कितना आया बेटा, 6:1 आया। इसी सेल को आप लोगों ने क्या कर दिया, थोड़े से बड़े साइज की सेल जो है उसको ड्रॉ कर दिया ऐसे। इस टाइप से इसको बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा। इस सेल को सपोज दैट आप लोगों ने ऐसे डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया ऐसे। क्यूब मेरे से प्रॉपर देखो, बायो वालों से मैथमेटिक्स के क्यूब बनते नहीं। इसको आप लोगों ने ऐसे डिवाइड कर दिया, सपोज दैट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है। इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, ऐसे भी इसको डिवाइड कर दिया। ये भी कितने हो गए बेटा, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 इधर भी 2, और ऐसे भी इसको डिवाइड कर दिया ऐसे भी, यानी अप साइड में लोअर साइड में इक्वल, यानी इसको आपने ओवरऑल 2 सेल्स को अटैच कर दिया। अब ईच का वॉल्यूम वही है, 1 है, तो ऐसी सिचुएशन में इस पूरी कंप्लीट सेल का वॉल्यूम देखें, कंप्लीट का देखा जाए तो इसके अंदर क्या होगा, 1 2 2 इंटू 2 अपॉन इंटू में 6 आएगा कि नहीं आएगा बेटा, क्योंकि सरफेस कितनी होगी, 6 हो गई, तो ये हो जाएगा 24। अब इसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटा इसका वॉल्यूम आएगा आपके, इसको चेक करें एक बार, वॉल्यूम कितना आना चाहिए भी इसका वॉल्यूम आएगा, जैसे यहाँ 1 × 1 लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ कर रहे थे, तो 2 × 2 कर रहे थे, यानी ये आ जाएगा आपका 8। अब इनका रेशियो निकालोगे तो आप बोलोगे सर 24:8, यानी कि रेशियो आ जाएगा आपका 3:1, जबकि यहाँ रेशियो कितना आ रहा था बेटा, 6:1 आ रहा था, यहाँ रेशियो क्या आएगा, 3:1 आएगा। इट मीन्स ये सेल जो है वो डिवीजन कर सकती है, डिवीजन करेगी, और ये वाली जो है वो डिवीजन
नहीं करेगी। देखो इसका रीजन क्या बता रहा है, ये तो कारण हुआ, ये सीधी सी बात हुई कि किस टाइप से सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो चेंज हो रहा है। वैसे वैसे जैसे जैसे ये वॉल्यूम कम होता जाएगा, ये रेशियो कम होता जाएगा, वैसे वैसे सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका रीजन क्या है, वो रीजन देखें पहले। रीजन में ये कह रहा है कि जनरली सेल अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है सेल की, उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है अपने सरफेस के थ्रू ही, वो न्यूट्रिएंट गेन करती है, सरफेस के थ्रू ही एक्सटर्नल मटेरियल को गेन करती है, और गेन करने के बाद क्या करती है, अपनी कंप्लीट रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती है। मीन्स जो भी उसको मटेरियल चाहिए वो सरफेस से लेती है। अब इस सेल के अंदर सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, कम हो गया एज कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया कम हो गया, जबकि मान लो इस सेल को सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, यानी सेल को डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं आएगा। जबकि इसके अंदर क्योंकि वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया और सरफेस एरिया जो है वो कम है, इसलिए प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो अंदर की तरफ नहीं हो पाएगी फ्रॉम सरफेस। इस वजह से सेल क्या करना स्टार्ट कर देती है बेटा, डिवीज़न करना स्टार्ट कर सकती है। और यही रीज़न है, इसके कुछ फेवर में कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए। इन्होंने कहा कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि लार्ज साइज की जो सेल्स है, साइज सेल्स जो है वो नेचर के अंदर कम मिलती है, लेस अमाउंट के अंदर, या यूँ मान लें कि नहीं मिलती, जबकि स्मॉल साइज जो सेल है वो अपने को मोर मिलती है, ज़्यादा नंबर के अंदर मिलती है। ठीक है। दूसरा कि ये आप बात करें कि आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव जो है, एक्टिव सेल जो होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल जो है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल जो है वो स्मॉल साइज की होती है। किस साइज की होगी, स्मॉल साइज की होती है। ये भी इस चीज़ के फेवर में है कि जिनका साइज छोटा होगा वो सेल डिवीज़न करेगी, और जिनका साइज बड़ा होगा वो डिवीज़न जिनका साइज स्मॉल होगा वो एक्टिव रहेगी, मतलब डिवीज़न नहीं करेगी, जबकि जिनका साइज बड़ा होता जाएगा वो सेल धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर देगी, डिवीज़न करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं मिल पाते। तो ये आपके एक जो सेकंड थ्योरी थी, सेकंड कॉन्सेप्ट था सरफेस वॉल्यूम रेशियो का, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो का, वो भी अपने कंप्लीट होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद बात करते हैं अपने सेल साइकिल की। सेल साइकिल की बात करें तो ये कह रहा है कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल इज called as सेल साइकिल। यानी किसी सेल की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद वो मैच्योर होगी, फिर रिप्रोडक्शन करेगी, फिर न्यू सेल्स बना लेगी, उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को ही आप क्या बोलते हैं बेटा, सेल साइकिल के नेम देते हैं। और जनरली ये कह रहा है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन की जो सेल है वो कल्चर मीडियम में, कल्चर के अंदर अप्रोक्स 24 आवर्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और बात करें यीस्ट सेल की, यीस्ट जो है एक फंजाई है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस जो है, यीस्ट जो है कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन ओनली 90 मिनट। यानी ये 90 मिनट के अंदर ही डिवाइड हो जाती है, जबकि ह्यूमन सेल जो है, टिपिकल ह्यूमन सेल की बात कर लें, यूकैरियोटिक सेल की बात कर लें, वो कितने टाइम के अंदर बेटा, 24 आवर के अंदर जो है आपके डिवीजन शो कर रही है। इसकी बात करते हैं कि जो सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल में आप किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। सेल साइकिल जो है उसके अंदर किसको इंक्लूड करेंगे, इसके अंदर 2 फेज आती है बेटा। फर्स्ट फेज आती है, इसको नेम देते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेज। और सेकंड जो फेज आती है वो आती है डिवीजन फेज, या फिर इसी को बोलते हैं एम फेज। ठीक है, डिवीजन फेज और एम फेज। और फर्स्ट जो आती है वो आती है कौन सी बेटा, इंटरफेज आती है।
देखें इस इंटरफेस और एम फेज को आप लोग एक बार ध्यान से थोड़ा सा देखें कि भाई किस टाइप से सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, किस टाइप से अपने आप को वो प्रिपरेशन जो है वो करवा रही है। एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा यहाँ छोटा सा। मान लें कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर पहले तो ये इस टाइप का जो डायग्राम है, थोड़ा सा इसको और अपसाइड कर देते हैं इसे, ताकि टाइमिंग का आपको आइडिया लग जाए कि इनमें से कौन सी सब फेज जो है वो लार्ज साइज़ की, कौन सी स्मॉल साइज़ की है। सपोज दैट अपने पास कोई सेल जो है वो इस टाइप से, ये सेल्स थी, ये जो इनिशियल टाइम में सेल की बात कर रहे हैं, ये जो सेल है इस सेल ने डिवीज़न स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ये सेल जब डिवीज़न करना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले ये क्या करेगी बेटा, ये जो इतना पॉइंट है यानी यहाँ से स्टार्ट करके, इस रेड लाइन से स्टार्ट करके और यहाँ तक का जो टाइमिंग रहेगा, इस टाइमिंग को आप नेम देते हैं बेटा इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्लियर? इसके बाद में ये कह रहा है कि ये जो टाइमिंग बीच की रहेगी, ये जो टाइमिंग है यहाँ से ये जो, इसको आप बोलते हैं एम फेज। क्या बोलते हैं इसको? एम फेज, या फिर इसको डिवीजन फेज। आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर दिख रहा होगा कि भाई कौन सा एम फेज में आ रहा है और कौन सा डिवीजन फेज के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि ये जो टाइमिंग है इसको बोलते हैं Z1, यानी ग्रोथ फेज 1 जो है उसको बोला जाता है फर्स्ट ग्रोथ फेज। लिख सकते हो आप इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है? इस फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है उनकी फॉर्मेशन होगी, इनका सिंथेसिस जो है वो होने वाला है। तो इसमें कुछ सिंथेसिस वाले प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है कि एक तो एटीपी सिंथेसिस होगा। क्या होगा बेटा? एटीपी सिंथेसिस। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनका सिंथेसिस होगा। इसके अलावा इस फेज के अंदर ये कह रहा है कि अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड जो है उनका सिंथेसिस होगा। इसके अलावा इस फेज के अंदर ये कह रहा है कि आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगा। आरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होने वाली है इस प्रोसेस में। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस की ग्रोथ है, या इसी का मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो भी होगी। ठीक है? तो ये कुछ प्रोसेस होगी इसके अंदर। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपने एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर डिस्कशन करते हैं। न्यूक्लियोटाइड, कल मैंने आपको बताया था कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए या यूँ मान लें कि जेनेटिक मटेरियल की फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में काम आते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड्स, मैंने कहा था 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड थे, जिनमें से आप लोगों ने कहीं कुछ आर्जिनिन है, स्पिरिन है, लाइसिन है, इनकी बात की थी। ये अमीनो एसिड्स बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में अपना डिस्कशन करेंगे। तो ये अमीनो एसिड जो 20 टाइप्स के हैं। इसके अलावा आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस इस Z1 फेज के अंदर होने वाली है। फिर जो फेज आती है, सेकेंड फेज जो आती है, उसको बोलते हैं बेटा एस फेज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस फेज। इंटरफेज के अंदर बात कर रहे हैं, सेकंड फेज जो है वो एस फेज की बात कर रहे हैं। इसको डीएनए डुप्लीकेशन होता है, इसकी खास बात है डीएनए की कॉपी होती है। डीएनए डुप्लीकेशन जो है, डुप्लीकेशन जो है
वो होगा, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा, डीएनए की डबलिंग जो है वो होगी। और इसके अलावा डीएनए के साथ में आप लोगों को हिस्टोन प्रोटीन जो है, क्योंकि डीएनए में आपको मिल रही है हिस्टोन प्रोटीन जो है, उस प्रोटीन का भी सिंथेसिस यहाँ होगा, हिस्टोन प्रोटीन का। और इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि सिस्टर क्रोमोसोम्स जो है उनका सेंट्रियोल जो है वो भी रेप्लिकेशन जो है वो होता है, या यूँ मान लें कि सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी इस फेज के अंदर होगा, एस फेज के अंदर जो है होगा। मेनली डीएनए सिंथेसिस फेज जो होती है, डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए का डुप्लीकेशन जो है वो इस फेज के अंदर होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज या फिर एस फेज। और थर्ड जो आती है वो आती है बेटा G2 फेज। कौन सी है बेटा ये G2 फेज आती है, G2 फेज। इस G2 फेज को सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आरएनए प्रोटीन, देखिए बेटा इस G2 फेज के अंदर आप लोगों ने कहा कि सर आरएनए का प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब देखो ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस जो इस फेज में काम आने वाली है, एम फेज में जो काम में आएंगे, उन प्रोटीन्स एंड उन आरएनएस की फॉर्मेशन इस फेज में होती है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स है साइटोप्लाज्म के अंदर, उन मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस भी G2 फेज के अंदर होने वाला है। खास बात है कि इस फेज के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनकी भी डबलिंग किस फेज में मिलने वाली है, G2 फेज के अंदर मिलने वाली है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया की डबलिंग तो G2 में मिलेगी, बट रिमेनिंग जो सेल ऑर्गेनेलीज है, यानी जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज है, उनकी डबलिंग कहाँ हो जाती है, वो डुप्लीकेट कब हो जाते हैं, वो तो आपके हो जाते हैं G1 में। बट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ जाके डबल होते हैं बेटा, G2 के अंदर। इसका रीज़न है, अपने को ये पता है कि भाई जो एस फेज है उस एस फेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेशन होगा, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मिलता है, उस डीएनए की डुप्लीकेशन भी एस फेज में होती है। इस वजह से G2 के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो आपके सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल के अंदर सबसे बड़ी फेज जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, इंटरफेज आ रही है। यहाँ से लेकर इतना टाइम, मैक्सिमम टाइम किस में लग रहा है, इंटरफेज में लग रहा है। इस इंटरफेज को आप लोगों ने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। G1 को आपने कहा कि सर इन सब में देखो कि सबसे लंबी कौन सी है, ज़्यादा टाइम कंजप्शन किस में दिख रहा है आप लोगों को, G1 में दिख रहा है। तो लॉन्गेस्ट फेज जो है वो कौन सी है बेटा, G1 जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है सेल साइकिल की, तो आपके G1 फेज। उसके बाद बात करें इस एम फेज की, बात करते हैं। इस एम फेज के अंदर फर्दर 2 सब फेजेस आप डिवाइड करते हैं। एक आती है कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, और एक आती है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म जो है उसके डिवीजन की बात अपने करते हैं। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। बट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे कि भी किस टाइप से कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है, उनका फर्दर किस टाइप से जो प्रोसेस है वो डिवीजन करती है, वो अपने देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले बेटा। देखो बेटा सेकंड जो फेज आप लोग बात कर रहे थे वो कर रहे थे एम फेज की। एम फेज जो है ये टोटल एम फेज है। इस एम फेज को फर्दर आप लोगों ने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड किया था। यानी जो एम फेज थी, डिवीजन फेज जो थी, डिवीजन फेज जो है या एम फेज जो है, उस एम फेज को या डिवीजन फेज को आप लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट आप लोगों ने लिखा कैरियोकाइनेसिस। देखो बेटा कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग है कि इस टाइम जो डिवीजन होने वाला है वो डिवीजन होगा न्यूक्लियस जो है उसका, न्यूक्लियस डिवाइड इन दिस फेज। और ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसको या इस कैरियोकाइनेसिस को फर्दर आप सब स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। इन सब स्टेजेस में से फर्स्ट जो सब स्टेज है वो आपकी आती है प्रोफेज, सेकंड जो सब स्टेज है वो आती है बेटा मेटाफेज, थर्ड जो सब स्टेज है उसको बोलते हैं एनाफेज,
और फोर्थ जो सब स्टेज है उसको बोलते हैं टीलोफेज। ठीक है, तो इस कैरियोकाइनेसिस को फर्दर आप लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सेकंड जो पार्ट है इस एम फेज का, मिटोटिक फेज का या डिवीजन फेज का, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर किसका डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन या पार्टीशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म का पार्टीशन होता है। और साइटोप्लाज्म का या साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है वो भी फर्दर 2 टाइप से हो सकती है बेटा। फर्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। कौन सा मेथड है, सेल प्लेट मेथड। ठीक है, इस सेल प्लेट मेथड जो है, इस टाइप से साइटोकाइनिन का डिवीजन जो होगा, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा वो प्लांट सेल्स के अंदर होगा, प्लांट सेल्स के अंदर। और दूसरा आता है आपका सेल फ्यूरो मेथड। सेल फ्यूरो मेथड, इस सेल फ्यूरो मेथड से जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन जो होता है वो आपके एनिमल सेल्स जो होती है, एनिमल सेल्स के अंदर सेल फ्यूरो फॉर्मेशन मेथड से साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। तो कुल मिला के बात करें आप लोग कि एम फेज को फर्दर आप लोग, जैसे इस कैरियोकाइनेसिस को फर्दर आप लोगों ने 4 में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और फिर ये साइटोकाइनेसिस जो है वो अलग अलग प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर इनका अलग अलग मेथड है, या तो सेल प्लेट मेथड से होगा या फिर सेल फ्यूरो फॉर्मेशन मेथड जो है उस मेथड से ये डिवाइड करेगा। अब अपने एक पॉइंट और आता है, कई बार क्या होता है कि सेल जो है वो आफ्टर डिवीजन ये जो सेल प्रोड्यूस होगी, सपोज दैट वन सेल जिसने स्टार्ट किया था इस टाइप से डिवीजन, उस सेल ने 2 सेल्स की फॉर्मेशन कर ली। ये 2 सेल्स जो है वो फर्दर या रिमेन इन G1 फेज, ये G1 फेज में ही रहती है। यही मान लें कि ये फर्दर डिवीजन जो है वो नहीं करती। सम सेल्स रिमेन्स इन G1 फेज, कंटिन्यूसली इन G1 फेज। तो इन सेल्स को आप बोलते हैं कौन सी भी, G0 फेज बोलते हैं। या यूं लिख देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ G0 का, सम सेल्स remain arrested only in G1 फेज, और फर्दर ये S या G2 में नहीं जाती, तो इनको आप बोलते हैं इन G0 फेज। क्या बोलेंगे बेटा इस फेज को, G0 फेज बोलेंगे। बट G0 फेज में जो सेल है वो डेड नहीं होती, सेल कैसी रहती है, एक्टिव रहती है। कैसी रहती है बेटा, एक्टिव रहती है। बट ये फर्दर डिवीजन नहीं करेगी, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फर्दर डिवाइड नहीं करेगी और रहेगी कैसी, एक्टिव रहेगी। मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी बट डिवीजन नहीं करने वाली। तो ये आपके सेल साइकिल जो था उसका ओवरव्यू था। इस सेल साइकिल में अपने नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे बेटा उसके अंदर देखेंगे कि किस टाइप से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की प्रोसेस होती है। आज की डेट में अपने इंटरफेज जो है वो कंप्लीट हो गया। एक बार इंटरफेज को आप लोग ध्यान से अपने नोट से भी पढ़ें और साथ में इसका जो डायग्रामेटिक व्यू है उसको देखें। ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है जिनका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन और इनकी प्रोसेस जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।